नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मृदा संरक्षण का अध्ययन करेंगे। मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है और जो मृदा संसाधन है या मृदा है वो एक सीमित संसाधन है। ये एक लंबे प्रोसीजर के बाद में तैयार होता है। लॉन्ग प्रोसीजर के बाद में किसी क्षेत्र या किसी देश में ये मृदा स्तर तैयार होता है, तो इसको संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों? मनुष्य एक संसाधनों का अविवेकपूर्ण रूप से दोहन कर रहा है, अपने लालच को अधिक से अधिक बढ़ाते हुए उसका शोषण तेज़ी से कर रहा है और इस कारण से उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो मुख्य जो उत्पादकता है उसके में क्षरण होने लग गया। तो इसलिए हमें उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें हमें संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। मिट्टी से दीर्घकालीन दृष्टिकोण से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि संरक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि लंबे समय तक वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे, वो हमें उत्पादन देती रहे, तो इसलिए उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। मिट्टी संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखना, वो अपनी जगह पर बनी रहे, मिट्टी की उर्वरता एवं अन्य तत्वों की वृद्धि करना, उसकी क्वालिटी, उसकी उपजाऊपन तथा अन्य तत्वों की उसमें उपजाऊपन बनाए रखने के लिए उसमें जो भी उसके फैक्टर हैं, तत्व हैं, उनको वृद्धि करना ताकि उसका उपजाऊपन बना रहे तथा दीर्घकाल तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। किसी क्षेत्र की मिट्टी में एक ही फसल लगातार बोते रहने से मिट्टी में पौधों के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। हम लगातार एक ही फसल या एक ही तरह की वनस्पति उगाते हैं तो उसको जो फैक्टर चाहिए, जो तत्व चाहिए, उनकी कमी हो जाती है। इसलिए कुछ वनस्पति ऐसी होती हैं जो अलग अलग वनस्पति को अलग अलग चाहे रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो लगातार हम एक ही तरह की खेती करेंगे, एक ही तरह की वनस्पति करेंगे तो वो लंबे समय में जाकर उन तत्वों की उस क्षेत्र की भूमि में कमी आ जाती है और फसलों की उपज घटती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे हम वनस्पति लगा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, फसल लगा रहे हैं तो उसकी जो उपज है वो धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाएगी। दीर्घकाल में बहुत सी मिट्टियों की उर्वरता नष्ट हो जाती है। लगातार हम एक तरह की फसल उसमें पैदा कर रहे हैं तो उसकी उर्वर क्षमता जो है, उपजाऊपन, वो नष्ट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 3 शताब्दियों में एक ही में ही अनेक क्षेत्रों की मिट्टियाँ बूढ़ी या अनुत्पादक हो गई हैं। हम चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका लें या किसी भी क्षेत्र को लें, यदि हम लगातार एक ही तरह की कृषि कर रहे हैं, एक ही तरह की वनस्पति उगा रहे हैं, तो धीरे धीरे वहाँ की मिट्टियाँ अनुपजाऊ हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं या अनुत्पादक हो गई हैं। यहाँ बूढ़ी और अनुत्पादक का मतलब है उसकी धीरे धीरे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। जबकि भारत और चीन में 50 शताब्दियों से अधिक समय से मिट्टियों की उर्वरता कम नहीं हुई है। अतः मिट्टी अनुरक्षण तथा संरक्षण के लिए निम्न प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मिट्टियों की उपजाऊपन कम नहीं हुआ है, तो हम उसको किस प्रकार से, कौन से उपाय अपनाएं ताकि मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे, या उसके अनुरक्षण या संरक्षण के उपाय क्या हैं? मिट्टी संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? इसमें नंबर 1 है, कृषि प्रणाली में परिवर्तन करने से मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण हो सकता है। कृषि प्रणाली, जो कृषि प्रणाली चल रही है उसको चेंज करके, और उसमें आप जो भी फसल उसको फसल का पैटर्न चेंज करके उसको जो फसल जहाँ बोई जा रही है, मान लीजिए कपास बो रहा है, कपास की जगह आपने वहाँ गन्ना लगा दिया, गन्ने की जगह आपने फलदार वो लगा दिया। तो कहने का मतलब उसका जो सिस्टम है उसको गेहूँ है, गेहूँ की जगह आपने कपास लगा दिया, तो इस प्रकार से उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो उससे मिट्टी का संरक्षण हो सकता है, क्योंकि जिन जो तत्वों की आवश्यकता गेहूँ के लिए है तो गेहूँ के बाद में दूसरे हो सकता है कपास के लिए दूसरे तत्व आवश्यक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम फसलों को बदल बदल कर बोने से उसकी उर्वरता का संरक्षण हो सकता है।
तो कृषि प्रणाली में चेंज करके, चाहे हम जैसे शिफ्टिंग जो है खेती है कि एक बार हमने खेती की, इसके बाद लंबे समय फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय के बाद तो वहाँ पर उसको बार बार चेंज करें, खाली छोड़ दिया फिर उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाएगी, फिर उसको कुछ समय बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इसी प्रकार का है कि फसलों को एर फेर करके बोना, फसलों को चेंज करके बोना। जैसे अब आपने चना लगाया, चना की जगह दूसरी सरसों लगाई, ये तो इस प्रकार के फसलों को एर फेर करने से कोई कि उसमें उसका उपजाऊपन बदस्तूर बढ़ाया जा सकता है, उसको आगे उपजाऊ बनाया जा सकता है। तीसरा है कृषकों को मिट्टी एवं जल प्रबंधन का ज्ञान होना। कृषकों को शिक्षित किया जाए कि किस प्रकार से मिट्टी को उपजाऊपन लंबे समय तक हम उसको उपजाऊपन बनाए रख सकते हैं, कौन कौन से उसमें खाद डालें, कौन सी खाद डालें, फिर फसल चक्र अपनाएं, तो चाहे वो कृषि प्रणाली को चेंज करें, तो कृषक को मिट्टी और फिर उसका वाटर मैनेजमेंट कि उसमें जल कितना देना चाहिए, निकासी किस प्रकार से की जाए, तो इस प्रकार से उनको एजुकेटेड करके हम इसके मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। चौथा है गोबर तथा पत्तियों की खाद, फसलों के अवशेष, जीवधारियों के मलमूत्र अपशिष्ट, मलबे से मिट्टी के पोषक तत्वों, हम जानते हैं कि दो तरह के खाद होते हैं, एक रासायनिक खाद होते हैं, एक प्राकृतिक खाद जिसको हम गोबर की खाद या अपशिष्ट पदार्थों से बनी हुई खाद भी इसको बोलते हैं। तो एक आपके जो केचुआ वाली खाद है उसको, तो कहने का मतलब कि इनके द्वारा भी हम मिट्टी का उपजाऊपन या उसका संरक्षण कर सकते हैं। रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करें और प्राकृतिक जो खाद हैं, गोबर की खाद हैं, आपके वनस्पति की पत्तियों से निर्मित जो खाद है, केंचुए द्वारा निर्मित जो खाद है, उनका उपयोग करके हम उसकी उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, उसके ये पद्धति अपनाकर। आवरण फसलों का उपयोग, आवरण फसलें जो कवर करती हैं, तो कहने का मतलब उससे क्या होगा कि जो सीड इरोजन है, फसल जो मिट्टी का ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा जो कटकर दूसरे स्थानों पर चल जाती है, तो इससे भूमि का अनुपजाऊपन बढ़ता है। तो आवरण फसलें जो तेज़ बारिश से हम उसको ढके रहे तो कट के मिट्टी नहीं जाए, या फिर तेज़ हवा के साथ मिट्टी उठकर नहीं जाए, तो आवरण फसलें बोकर भी इसको मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है। उर्वरकों तथा खादों का उपयोग, खाद का उपयोग हम चेक करके कि किस हम लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और उसका भी हमें किस उर्वरक का कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, जैसे हम मनुष्य अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, उसी प्रकार किस क्षेत्र की मिट्टी में किस तत्व की कमी है, हमें उन्हीं तत्वों को उसमें डालना चाहिए कि नहीं कि जिनकी मात्रा हम यदि उसका परीक्षण नहीं कराएंगे और बिना परीक्षण के खाद डालेंगे, तो जिसमें जिन तत्वों की एडवांस वो पहले से उसमें ऊपर फिर उसमें वही डालेंगे तो वो तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसको किस फसल के लिए किस तत्व की आवश्यकता है, तो हम उसको फसल को भी जो हमारी मिट्टी में उपलब्ध है, तो हम भी फसलों में भी उन्हीं फसलों को बोएं जो वहाँ पर जिस मिट्टी में उन तत्वों की अधिकता है। तो इस प्रकार से उर्वरक और खादों का उपयोग, जो वही खाद हम डालें जहाँ वो जिस मिट्टी में वहाँ पर कमी है, और वही फसलें बोएं जहाँ पर उन तत्वों की प्रधानता ज़्यादा है। मृदा की प्रदूषण से रक्षा, जिस प्रकार से देखिए इसके ऊपर इसको मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट डालकर, हम इसमें रासायनिक अपशिष्ट डालकर या फिर जो रॉ में खराब में वो है तो उसको मिट्टी को दूषित करते रहते हैं, उसको ठोस कचरा उस पर डालते रहते हैं और वो मिट्टी खराब होती रहती है। तो इसको प्रदूषण से रोकने के लिए इस पर अपशिष्ट पदार्थों को डालने से इस पर रोका जाए। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई आप जानते हैं कंट्रोल के इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या ढाल वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में उसके मृदा के कटाव को रोकने के लिए उसमें हम सीढ़ीदार खेती या समोच्च रेखीय जुताई करके उसके कटाव को रोक सकते हैं। उस पर मेड़बंदी पर पेड़ पौधे लगाकर उसके कटाव को रोक सकते हैं। तो समोच्च रेखीय जो जुताई करके हम वहाँ की मिट्टी के उर्वरा क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उसका संरक्षण कर सकते हैं। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध,
देखिए, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि कुछ जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, वो क्या करती हैं कि वनों को क्षेत्र को जलाकर और जलाने के बाद में उसमें कई साल तक वो खेती करते हैं। खेती करने के बाद में उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो उस क्षेत्र से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर वो वहाँ के वन क्षेत्र को उसको नष्ट काट कर या जलाकर वो फिर उस पर खेती करें। तो इस प्रकार से जो स्थानांतरित खेती है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि उससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है। फिर उस एक स्थान से उससे जो उनका कटाव भी बढ़ता है, क्योंकि वो वनों को वहाँ से हटाकर ये खेती की जाती है। तो इस प्रकार से स्थानांतरण जो खेती है उस पर रोक लगाने से भी इसका उपजाऊपन या मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। पशु चारण पर नियंत्रण। पशुचारण के द्वारा या अनियंत्रित पशुचारण के द्वारा इसमें उसके सीड इरोजन या उसका कटाव का बढ़ना, क्योंकि पशु चारण के द्वारा मिट्टी से उसमें फसलें नष्ट हो जाती हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, और जब ये बिना वनस्पति विहीन हो जाती है तो उसका सीड इरोजन, उसका जो मिट्टी का कटाव उस क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो इसको नियंत्रित पशुचारण के द्वारा इसको या पशुचारण पर नियंत्रण करके उसके कटाव को रोका जा सकता है, उसके मिट्टी के कटाव को संरक्षित किया जा सकता है। बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण। बाढ़ क्षेत्रों के संरक्षण के लिए चाहे बांध बनाकर कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो वहाँ पर मिट्टी का ऊपरी भाग, क्योंकि मिट्टी कुछ फीट से लेकर मीटर तक इसकी गहराई होती है, और जब वो कट कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाती है तो वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बाढ़ आने की या ज़्यादा बरसात होती है उन क्षेत्रों में डैम बनाकर या उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर तो इसको बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। तो बाढ़ नियंत्रण के द्वारा भी मिट्टी का संरक्षण करना आवश्यक है। अवनालिकाओं पर बांध बनाना। जिस प्रकार से बांध बनाकर अवनालिका, ये छोटी छोटी नहरें या नदियाँ होती हैं, इन पर यदि हम चेक डैम बना दें तो वहाँ पर वो मिट्टी का जो बहाव है, कटाव है, वो रुक जाएगा, और इस प्रकार से अवनालिकाओं बांध बनाकर हम उसके क्षेत्र की मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। और आगे है मिट्टी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। मिट्टी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, हम जानते हैं कि हर क्षेत्र में जो मिट्टी है उसका एक निश्चित उपयोग होना चाहिए, उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम उसका उपयोग इस प्रकार से करेंगे उसकी उपजाऊपन बने रहे, और चाहे उसमें फसल चक्र अपनाकर, चाहे हम उसके कृषि पद्धति को चेंज करके या फिर इस प्रकार की फसलें बोएं ताकि वो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती हैं। जो सेम है जिसमें अंदर गांठदार जो ग्रंथि बनती हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती हैं, या फसलें बोकर हम उसको वापस खाद के हरी खाद के रूप में उसको काट कर वापस उसी में जोत कर मिला दें। तो इस प्रकार की पद्धति या विवेकपूर्ण ढंग से हम इसका भूमि का उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं। मिट्टी भूमि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के अंतर्गत मिट्टी संरक्षण का विचार ही नहीं बल्कि वास्तविक उपयोग भी सम्मिलित है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कृषि भूमि की सिंचित औद्योगिक निर्माणों तथा ग्राम नगरीय जमघटों के लिए किए जा रहे अध्यक्ष नियतन से रक्षा की जाए। हम जैसे जिस प्रकार से उपजाऊ भूमि पर हम कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जो कंक्रीट के मैदान बनाए जा रहे हैं, तो इसको जो ऐसे क्षेत्र को चिन्हित किया जाए जो कम उपजाऊ है, उस क्षेत्र पर ही इस प्रकार की कॉलोनियाँ काटी जाएँ। प्रतिवर्ष लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि निर्माण कार्यों में प्रयोग की जा रही है। इससे भी ज़्यादा 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा हर साल, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, और दबाव के साथ साथ में जो कृषि भूमि है उस पर निर्माण कार्यों की स्थिति बढ़ती जा रही है। वर्ष 1961 से 71 के दशक के मध्य जापान में 7.3% कृषि भूमि सड़क, निवासियों के या निवास के निर्माण में काम में ली गई। नीदरलैंड में 4.3%, नॉर्वे में 1.5% कृषि भूमि लुप्त हो गई। कहने का मतलब हर देश, हर राष्ट्र में धीरे धीरे कृषि योग्य या उपजाऊ भूमि पर, चाहे वो सड़क में, चाहे वो आवासीय क्षेत्र में, इसका धीरे धीरे भूमि उपयोग परिवर्तन हो रहा है या भू उपयोग परिवर्तन हो रहा है। यदि वर्तमान दर से कृषि भूमि घटती रही तो 1/3 कृषि भूमि आगामी 20 वर्षों में कम हो जाएगी। ये 1/3 भूमि पर निर्माण क्षेत्र आ जाएगा।
अतः आवश्यक है कि कृषि भूमि की अनुचित प्रयोग से रक्षा के लिए बनाए गए नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। इसलिए हमें चाहिए कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका गैर कृषि उपयोगों का उपयोग रोका जाए। तो इस प्रकार से हम भूमि का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके उसका संरक्षण या उसका सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये आपका दोनों वीडियो में मिलाकर आपका मिट्टी जो संसाधन है उसका प्रकार, उसका उपयोग, उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।